थाउजेंड पिलर टेम्पल का छुपा हुआ रहस्य। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसी प्राचीन धरोहर जिसने सदियों की उथल पुथल झेली, जो मिट्टी में धंस गई, और जब इसको वापस खड़ा करने की बारी आई ना, तो हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग को भी सदियों पुराने ज्ञान की शरण लेनी पड़ी। ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी भूली बिसरी तकनीक की दास्तान है जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकरा दे। 42 अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को इस एक सिंगल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरे 42 साल लग गए। मतलब आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कुछ ही महीनों में खड़ी हो जाती हैं, राइट? लेकिन किसी पुरानी धरोहर को एकदम उसकी असली शान में वापस लाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये लंबा अरसा हमें बताता है कि इस मॉन्यूमेंट को बचाना हमारी संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण था। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये जो भव्या कल्याण मंडपम यानी डांस पवेलियन हनमकोंडा में है ना, इसकी खूबसूरती सच में लाजवाब है। एक ऐसी जगह जहां कभी संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थी, उसे प्रैक्टिकली मिट्टी के ढेर से निकालकर दोबारा जिंदा करना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और मकसद सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखना थोड़ी था, बल्कि उस खोई हुई कला की आत्मा को वापस लाना था। भाग 1, 1000 पिलर, 1000 स्तंभों की कारीगरी। इस मंदिर का जो आध्यात्मिक उद्देश्य है ना, वो वाकई में काफी दिलचस्प है। इसे त्रिकुटालय कहा जाता है, एक ऐसा मंदिर जो 3 देवताओं की त्रोइका भगवान शिवा, विष्णु और सूर्य देवा को समर्पित है। इसे 1163 एडी में शासक रुद्रदेव ने बनवाया था, और ये उस वक्त के समाज की एक बहुत खूबसूरत झलक दिखाता है कि कैसे अलग अलग देवताओं की उपासना को एक ही स्थान पर एकदम सीमलेस तरीके से पिरोया गया था। अब इसकी वास्तुकला की विशेषताएं देखते हैं। चालुक्य शैली, तारे के आकार का ढांचा और वो फेमस मोनोलिथिक ब्लैक बेसाल्ट नंदी। काकतीय कला की यही बारीकियां तो इस मंदिर को इतना मशहूर बनाती हैं। रेस्टोरेशन के दौरान इस नंदी की पूंछ और उसके मुड़े हुए पैर को पूरी तरह से फिक्स किया गया। और हाँ, एक सबसे कमाल की बात, इसका नाम बेशक 1000 पिलर है, लेकिन दरअसल इन पिलर्स पर ऐसी वर्टिकल कार्विंग्स हैं जो देखने वाले को 1000 स्तंभों का भ्रम पैदा करती हैं। इट्स एन इल्यूजन। मास्टरपीस है ना? भाग 2, पतन और पुनरुत्थान। तो इसके टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1163 एडी में इसका निर्माण हुआ, लेकिन सदियों बाद 1323 से 1324 के आसपास उलूग खान के आक्रमण के दौरान इस डांस पवेलियन को बुरी तरह लूट लिया गया और तहस-नहस कर दिया गया। सदियों तक ये असहाय स्थिति में एक खंडर बन के पड़ा रहा। और फिर मई 2026 में 42 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे टुकड़े टुकड़े जोड़कर दोबारा बनाया गया। ये टाइमलाइन सिर्फ वक्त का पहिया नहीं दिखाती, बल्कि एक लंबे संघर्ष की दास्तान बयां करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, और यही सवाल पूरी कहानी का रुख बदलता है कि आखिर ये विशाल और मजबूत ढांचा जमीन में धंस क्यों गया था। देखिए, बाहरी आक्रमण तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके मिट्टी में समा जाने का मुख्य कारण था फाउंडेशनल फेलियर, यानी इसकी नींव का ध्वस्त हो जाना। और बस इसी नींव को ठीक करने के लिए जिस तकनीक को खोजा गया, वही तो इस पूरे जीर्णोद्धार की असली जान है। भाग 3, सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी का रहस्य। तो आखिर ये सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी है क्या भला? आमतौर पर हम क्या देखते हैं, बड़ी इमारतों की नींव मजबूत कठोर चट्टानों पर रखी जाती है। लेकिन 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान साउथ इंडिया में काकातिया राजवंश ने एक बिल्कुल ही अनोखी और आउट ऑफ द बॉक्स आर्किटेक्चरल टेक्निक विकसित की। उन्होंने बेडरॉक की जगह सैंड यानी रेत से भरे एक गहरे गड्ढे पर फाउंडेशन बनाई। ये रेत प्रैक्टिकली एक शॉक अब्जॉर्बर या अल्टीमेट कुशन का काम करती थी। ये प्राचीन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण है। प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना, फिर उसमें रेत, चूना, गुड़ और करक्कया मिलाना, और आखिर में भारी पत्थर का ढांचा खड़ा करना। ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इतना लॉजिकली डिजाइन किया गया था कि क्या बताएं। गुड़ और करक्कया, जिसे हम ब्लैक माइरोबेलान भी कहते हैं, उन्हें यहाँ एज अ नेचुरल बाइंडर यूज किया गया था। उसके बाद इन सब के ऊपर वो हैवी स्टोन पिलर्स और ढांचों को खड़ा किया गया। जरा सोचिए, उस जमाने में प्राकृतिक चीजों का कितना ब्रिलियंट उपयोग होता था। भाग 4, प्राचीन बनाम आधुनिक इंजीनियरिंग। 60%। अब ये आंकड़ा सुनिए। लैब में किए गए आधुनिक एक्सपेरिमेंट्स से एक हैरानअंगेज फैक्ट सामने आया है।
जब भूकंप आता है ना, तो ये सैंड कुशन उन वाइब्रेशंस को इस तरह से सोख लेता है कि इमारत की नींव तक पहुंचने वाली फोर्स लगभग 60% तक कम हो जाती है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि आज से लगभग 800 साल पहले बिना किसी आधुनिक साइस्मोग्राफ या कंप्यूटर के लोगों ने भूकंप से बचने का इतना सटीक तरीका ढूंढ निकाला था। अब इन दोनों की तुलना देखिए। प्राचीन सैंडबॉक्स तकनीक जो सदियों तक चलती है और जिसका क्षरण बहुत धीमा होता है, बनाम आधुनिक रबर आइसोलेशन जो 40 साल में खराब हो जाती है। ये तुलना न केवल आंखें खोलने वाली है। एक तरफ हमारी प्राचीन सैंडबॉक्स टेक्निक है, जहां रेत का नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस इतना धीमा है कि 1000 पिलर और रमापा जैसे मंदिर सदियों तक सीना ताने खड़े हैं। और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न टेक्निक में हम जो रबर आइसोलेटर्स यूज करते हैं, वो मुश्किल से 40 साल में घिसकर डिग्रेड हो जाते हैं। यहाँ प्राचीन ज्ञान की शक्ति एकदम साफ झलकती है। हालांकि किसी भी तकनीक को पूरी तरह समझने के लिए उसकी कुछ सच्चाइयों को जानना जरूरी है। सैंडबॉक्स की सच्चाई ये है कि ये किफ़ायती है, प्राकृतिक रेत का उपयोग करती है और शेयर प्रीडोमिनेंट ढांचों के लिए बेहतर है। पर हाँ, आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के लिए ये अनुपयुक्त है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये तकनीक बेहद इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली है, लेकिन इसकी एक लिमिट भी है। आज की जो मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स है ना, उनके लिए ये टेक्निक सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या बीते कल की ये प्राचीन टिकाऊ इंजीनियरिंग भविष्य के पर्यावरण अनुकूल आर्किटेक्चर की कुंजी हो सकती है? चलिए इस विचार पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जब आधुनिक रबर मटेरियल्स सिर्फ 40 साल में जवाब दे जाते हैं और सदियों पुरानी रेत आज भी सहारा दे रही है, तो शायद आने वाले कल की इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के जवाब हमारे इतिहास के उन्हीं गहरे गड्ढों में दफन हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस थीम पर ऐसे ही और गहरे और दिलचस्प तथ्यों को समझने के लिए जुड़े रहिए।